अब हम बात कर रहे हैं लेसरेशन वाउंड्स यानी लेसरेटेड वाउंड्स की। तो लेसरेटेड वाउंड्स आर द वाउंड्स इन विच द टिश्यू आर टॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ब्लंट फोर्स टू द बॉडी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर हमें नोट करना है लेसरेशन में वो ये है कि ये होता है ब्लंट फोर्स से, जैसे आपके लाठी और हैमर या फिर बेलन, ठीक है, इन चीज़ों से आपको मारा जाए कि जो शार्प नहीं है तो उससे क्या होता है, वो एक ब्लंट फोर्स है, वो शार्प नहीं है तो वो आपके काटेगा नहीं लेकिन वो फाड़ देगा। ठीक है, समझते हो, ब्लंट फोर्स से आपके टिश्यू कटते नहीं है, वो फटते हैं। किस तरह से, मैं आपको इमेज दिखा दूँ, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से फट जाता है। कटने का मतलब तो आपको पता है, ये होता है कटना और ये होता है फटना, यानी इसमें कोई शार्प एजेस आपको नहीं मिलेंगी। ये तो जहाँ जैसे इतना ज़्यादा फोर्स लगा है हमारी बॉडी पर तो वो स्किन फट जाती है, तो दैट इज़ caused by blunt force। ठीक है, the force may be produced by some moving weapon और object और by fall। ठीक है, आपके मान लो आपके सर पर डंडा गिर गया, ठीक है, या बेलन गिर गया, तो अगर सर फट जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो ब्लंट फोर्स यानी वो लेसरेटेड वाउंड है। ठीक है, लोकलाइज्ड पोर्शन ऑफ टिश्यू आर डिस्प्लेस्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ ब्लंट फोर्स, यानी जहाँ पर वो फोर्स लगता है वहाँ का जो टिश्यू है वो फट जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। दिस डिस्प्लेसमेंट सेट अप ट्रैक्शन फोर्स एंड टीयरिंग और रप्चर ऑफ द टिश्यू। जब मैं इसके बताऊंगी आपको ये टाइप्स, तब बताऊंगी कि क्या यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। करेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पर देखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लेसरेशन और इंसीजन में कैसे आप फ़र्क करोगे कि ये लेसरेशन है और ये इंसीजन है। समझ रहे हो? तो ध्यान से सुनो। द एजेस आर इरेगुलर। अगर आप किसी छुरी से काटते हो तो वो रेगुलर होगा, रैग्ड एंड फ्रीक्वेंटली ब्रूज होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ब्लंट फोर्स से ही, मैंने आपको बताया था कि ब्रूज होता है ब्लंट फोर्स से। द मार्जिन्स आर कॉमनली एब्रेडेड एंड एब्रेडेड एरिया करस्पॉन्ड टू द सरफेस ऑफ इम्पैक्ट। तो margins are commonly abraded and the abraded area correspond to the surface of the impact। abraded का मतलब है वहाँ पर चोट होगी, वो कैसा होगा, उस पर फ्रिक्शन लगा होगा। ठीक है, तो डीपर टिश्यू आर अनइवनली डिवाइडेड। जो डीपर टिश्यूज होते हैं, जो डीपर टिश्यूज हैं, देखो अगर आप उसे इंसीजन यानी किसी छुरी से कट करोगे तो सारे ही टिश्यू पूरे आधा इधर हो जाएगा, राइट। लेकिन जो लेसरेशन में है वहाँ तो फोर्स लगा है, जैसे जहाँ जिसको जगह मिली वो इधर उधर वैसे हो जाता है टिश्यूज। ठीक है, तो डीपर टिश्यू कैसे होते हैं, अनइवनली डिवाइडेड होता है। इवनली कहाँ होंगे, इंसीजन में होंगे। हेयर बल्स इफ प्रेजेंट आर क्रश्ड, वो क्रश हो जाएंगे। ठीक है, हेमरेज इज लेस बिकॉज इन दीज वेसल्स आर क्रश्ड एंड टॉर्न अक्रॉस, हैंस दे ब्लीड लेस। देखो, हेमरेज कम होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेसल्स क्रश्ड होती हैं एंड टॉर्न अक्रॉस, हैंस दे ब्लीड लेस। देखो, इतना याद रखो कि हेमरेज कब होगा, जब वो वेसल्स कटेंगी, लेकिन यहाँ पर वेसल्स कट ही नहीं रही हैं, वो बस दब रही हैं, कुचल रही हैं। ठीक है, इसलिए फॉरेन मटेरियल यूजुअली फाउंड इन द वुंड। फॉरेन मटेरियल मिल जाता है क्योंकि आप जैसे लकड़ी से उस पर प्रहार हुआ है तो लकड़ी का कोई अंश उसमें मिल जाए, ठीक है, कोई पत्थर वहाँ पर मिल जाए, इस तरह से। शेप एंड साइज ऑफ इंजरी डू नॉट करेस्पॉन्ड टू द वेपन। अगर आप जब आप नाइफ से काटते हो तो आपको पता चलता है, वहाँ पर एक स्पेसिफिक स्पिंडल शेप बनता है, लेकिन यहाँ पर शेप एंड साइज इंजरी का पता नहीं चल सकता कि किस वेपन से उसे मारा गया है। ठीक है, यूजुअली अकम्पनीड बाय इंटरनल इंजरीज। इसके साथ साथ किस क्या हो सकता है, इंटरनल इंजरीज भी हो सकती हैं। फैट एम्बोलिज्म इज़ अ चीफ कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, अब हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इसमें, और मेडिको लीगल एस्पेक्ट, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है स्प्लिट लेसरेशन। स्प्लिट का मतलब दो भाग में उन्हें विभाजित कर देना। तो जब ब्लंट और परपेंडिकुलर इम्पैक्ट होता है, यानी फोर्स कैसा है, एक तो ब्लंट तो है ही, लेसरेशन के लिए ब्लंट ज़रूरी है, अब फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर, तो स्प्लिटिंग ऑफ स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू अकर when there is a compression, crushing of the affected tissue between two hard object, that is bone and blunt instrument or ground. Impact is perpendicular. For example, commonly seen over the scalp, cheek,
चिन, आईब्रो। स्कैल्प का बहुत अच्छे से समझ पाओगे। देखो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि स्प्लिट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि दो हिस्सों में बट जाना। अब आप सिर सोचो, है ना, स्कैल्प सोचो, एक ऊपर से फोर्स लग रहा है और नीचे से बोन। दो हार्ड ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब हमारे टिश्यूज पर प्रेशर पड़ता है तो वो फट जाते हैं, ठीक है, स्प्लिट हो जाते हैं, एंड दैट इज नोन एज स्प्लिट लेसरेशन। फॉर एग्जाम्पल कॉमनली सीन स्कैल्प में, चीक्स में, चिन में और आईब्रोज में, यानी जिसके नीचे हड्डी है और ऊपर से भी परपेंडिकुलर फोर्स जब लगता है। मोस्टली ये स्कैल्प में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। रिजेम्बलेंस कैसे, इसे मतलब किसकी तरह ये दिखता है? ऑन सुपरफिशियल एग्जामिनेशन दे आर कंफ्यूज्ड विद इंसाइज्ड वाउंड, ठीक है, बट केयरफुल एग्जामिनेशन विद द hand lens shows denudation of hair are not cutting. Irregular edges with bruising. देखो सबसे पहले तो irregular edges से पता चल जाएगा, और फिर मैंने बताया था कि टिश्यूज डीपली आप देखोगे तो वो रेगुलर नहीं होंगे, इरेगुलर होंगे। तो इन सब डीप एग्जामिनेशन से पता चल जाता है। और हेयर्स फॉलिकल्स उसमें क्रश होते हैं, कट नहीं होते, ठीक है, ये वाली बात। सेकेंड आता है स्ट्रेच लेसरेशन। इसमें कैसा फोर्स लगता है? टेंजेंशियल इम्पैक्ट। टेंजेंट का मतलब समझते हो, ये अगर आपकी स्किन है तो इस तरह से फोर्स लगेगा, ठीक है, इस तरह परपेंडिकुलर नहीं लगेगा, बाकी किसी एंगल पर फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल इम्पैक्ट। ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू प्रोड्यूसिंग फ्लैपिंग ऑफ स्किन। तो जब टेंजेंशियल फोर्स लगता है तो इस तरह से ये फोर्स लगेगा तो स्किन एक तो सबसे पहले खिंचेगी, स्ट्रेच इतनी ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो जाएगी कि वो क्या हो जाएगा, उसका फ्लैप बन जाएगा, इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ ऑफेंडिंग ऑब्जेक्ट। इम्पैक्ट इज टेंजेंशियल। तो इसमें डायरेक्शन पता चल जाती है, ठीक है, कि जिधर स्किन इकट्ठा होगी, जिधर कोई उसका फ्लैप हो जाएगा तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि राइट साइड से फोर्स लगा था या लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो ये क्या बता देता है? ये डायरेक्शन बता देता है ऑफ द ऑफेंडिंग ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है इसका? लेसरेशन ऑफ स्कैल्प व्हेन हेड स्ट्राइक विद विंड स्क्रीन, ग्लैंसिंग किक्स विद अ बूट, ठीक है। तो जब हमारा स्कैल्प साइड बाय साइड यानी साइड से कोई टेंजेंशियल फोर्स लगता है, ठीक है, तो उससे जो हमारे स्किन का, जो हमारा स्कल वाले स्किन का फ्लैप बनता है, तो एक तो वो डायरेक्शन बता देता है, और वो कैसे होता है? ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो कट जाते हैं, लेसरेशन फट जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवल्जन लेसरेशन, यानी हॉरिजॉन्टल क्रशिंग इम्पैक्ट। यहाँ पर कैसा इम्पैक्ट होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। एवल्जन यानी ग्राइंडिंग, इसका दूसरा नाम क्या है? ग्राइंडिंग। compression of skin, localized pressure due to heavy weight causes tearing of the skin, crushing of muscles and separation of the skin from the underlying tissue, forming a space. There will be extravasation of blood fat foreign bodies in the potential space. Impact is horizontal. For example, run over by a lorry wheel. अब आप देखो एवल्जन, देखो आपने ये क्या पढ़ा है कि सबसे पहले हमने पढ़ा था स्प्लिट में परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा था, स्ट्रेच में टेंजेंशियल फोर्स, और एवल्जन में हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है। इसका एग्जांपल ये है कि रन ओवर द बाय अ लॉरी व्हील। देखो अगर आपके पैर के ऊपर ट्रक का पहिया चढ़ जाता है तो उससे आपकी वो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल, देखो इम्पैक्ट इज हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा तो उससे क्या हो जाएगा? हैवी वेट की वजह से टीयरिंग ऑफ स्किन होगी, क्रशिंग ऑफ मसल्स भी होगा, सेपरेशन ऑफ स्किन फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू हो जाएगा, एंड फॉर्मिंग अ स्पेस। देयर इज विल बी द एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड्स। एक्स्ट्रावेसेशन मतलब वेसल्स फट जाती हैं और जो ब्लड है वो टिश्यू में आके भरना शुरू हो जाता है, ठीक है। टीयर लेसरेशन क्या होता है? टीयर का मतलब क्या होता है? वही फट जाना, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय इम्पैक्ट बाय और अगेंस्ट इरेगुलर और शार्प ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टिंग ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग इन टीयरिंग ऑफ द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। प्रोजेक्ट का मतलब होता है, देखो ऐसा समझो कि आपका ये गेट है, इसमें कील निकली है, आप जा रहे थे और आपकी शर्ट इसमें फंस गई और वो फट गई। तो वो फटी है कि कटी है? सबसे पहले तो ये बताओ, वो फटी है, कटी नहीं है। तो ऐसी आपकी स्किन, यहाँ पर कील लगी है, आपकी स्किन वहाँ से, मतलब आप वहाँ से गए और स्किन आपकी वहाँ पर उस कील में लगने से फट गई है, तो इसे क्या कहा जाता है? टीयर लेसरेशन। जैसे कि मोटर कार डोर हैंडल्स।
कट लैसेरेशन, देखो कट आ रहा है तो कट से याद तो मुझे वो याद है कि ये तो इंसिजन है, ठीक है, कट तो इंसिजन से होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट बात है बना, हैवी एंड शार्प। देखो नाइफ है, नाइफ से क्या होता है, इंसिजन होता है, लेकिन नाइफ तो लाइट ऑब्जेक्ट है ना, इतना भारी तो नहीं होता। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं एक्स की, ठीक है, कुल्हा उसकी एक्स कैसा होता है, ऐसा, ठीक है, ऐसा ही होता है ना। तो जब ये एक्स की बात करते हैं तो ये एक तो भारी है और शार्प भी है। तो जब आपकी स्किन इससे कट होती है तो आपके जो आसपास के टिश्यूज़ हैं वो ब्रूस करते हैं, वो भी अफेक्ट होते हैं। इसका एग्जांपल ऐसा है कि टमाटर है, उसे आपने छुरी से काटा तो बहुत आसानी से बहुत अच्छा उसका कटिंग होगी, लेकिन आपने उसके ऊपर कुल्हाड़ी मारी या कुल्हाड़ी से काटना चाहा तो वो कटेगा भी और फटेगा भी, वो दोनों काम उसमें होगा। तो क्योंकि वो हैवी है और शार्प भी है, तो हैवी की वजह से तो ब्रूस करेगा और आसपास के टिश्यू को ख़राब करेगा, और शार्प की वजह से वो काटेगा तो सही, लेकिन वो काटना नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो एक उस तरह से नहीं काट रहा जिस तरह से इंसिजन काटता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। कॉम्प्लिकेशंस है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस हम देखते हैं। लेसरेशन आर यूजुअली सीन इन एक्सीडेंट्स, सबसे ज़्यादा ही किस में देखा जाता है, एक्सीडेंट्स में एंड असॉल्ट्स में। सुसाइडल लेसरेशन आर रेयर, देखो कोई इतना तो नहीं बियर कर सकता, बहुत ज़्यादा पेनफुल ये होता है। द टाइप ऑफ लेसरेशन मे इंडिकेट द कॉज ऑफ इंजरी और द शेप ऑफ द वेपन, ठीक है, किस तरह का लेसरेशन है उस हिसाब से हमें पता चल सकता है कि इंजरी किस तरह की है और किस तरह का वेपन यूज़ किया गया था। फॉरेन मैटर मे बी फाउंड इन वुंड्स इंडिकेट द क्राइम सर्कमस्टेंसेस, उसमें फॉरेन मैटर्स भी पाए जा सकते हैं जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि क्राइम किस तरह से हुआ था। दीज आर यूजुअली ग्रीवियस इंजरीज, ये बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाती हैं, वो ग्रीवियस इंजरीज हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ग्रीवियस है, ख़तरनाक है। एक्सीडेंटल कॉमन होता है, इन्वॉल्व द एक्सपोज पार्ट ऑफ द बॉडी, मोस्टली कहाँ पर होता है, एक्सपोज पार्ट। होमिसाइडल फाउंड ऑन नॉन एक्सेसिबल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अगर ये होमिसाइडल है तो ये नॉन एक्सेसिबल पार्ट्स में मिलेगा, जैसे कि आपको चेस्ट रीजन पे मिल सकता है, ठीक है। सुसाइडल वेरी रेयर है बिकॉज वेरी पेनफुल। एज ऑफ लेसरेशन, सबसे पहले तो ब्लीडिंग होगी, आफ्टर 12 से 14 घंटे क्लॉटिंग, मार्जिन स्वेलेंस हो जाएंगी, और 3 से 5 दिन मार्जिन एडहेरेंट विद ड्राई क्रस्ट, ठीक है, वो जुड़ना शुरू होगा। उसके बाद 6 से 7 दिन में ग्रेनुलेशन टिश्यू स्कैब फॉल्स, उसके बाद हीलिंग एंड स्कार इज वाइटिश, इसमें स्कार होता है। ये इसका एग्जाम्पल है, इमेज है। अब हम बात कर रहे हैं इंसाइज्ड वुंड की। इट इज़ अ वुंड प्रोड्यूस्ड बाय अ शार्प वेपन सच एज नाइफ, ब्लेड, स्कैल्पल एट्सेट्रा, एंड इट इज़ अ क्लीन कट थ्रू द टिश्यू विच इज़ लॉन्गर दैन द डेप्थ। ये क्या बोल रहे हैं, समझाती हूँ। जब आप यही वाले मार्क्स देख लीजिए जो इसमें इमेज है, ये आपको लंबे ज़्यादा दिख रहे हैं, डेप्थ इनकी कम है। तो इंसाइज राउंड कैसे होते हैं कि इनकी लंबाई तो ज़्यादा होती है, लंबाई इनकी ज़्यादा है, लेकिन इनकी जो गहराई है वो कम होती है। याद रखेंगे ये बात, ये इसमें डिफ्रेंशिएट करने में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अपीयरेंस एंड सिवियरिटी डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द वेपन, क्या है, शार्पनेस कैसी है, मैनर ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, टिश्यू कौन सा इन्वॉल्व है। करेक्टरिस्टिक फीचर्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ज़रूरी है। यूजुअली कैसा होता है, स्पिंडल शेप होता है, गैपिंग होती है, मार्जिन क्लीन होती है, रेगुलर होती है, इफ़ द स्किन इज फिम एंड टॉट। इरेगुलर मार्जिन्स आर, अगर स्किन लूज है तो इरेगुलर मार्जिन्स हो जाएंगे, स्किन टाइट है तो कैसा हो जाएगा, क्लीन कट होंगे। एजेस की बात करते हैं, शार्प, एवनली डिवाइडेड होता है, इवर्टेड यानी बाहर की तरफ निकला हुआ, रिट्रैक्शन ऑफ स्किन एंड अंडरलाइंग मस्कुलेचर कॉज इवर्जन ऑफ मार्जिन एंड गैपिंग ऑफ वुंड, ठीक है। बेस क्या है कि इंटरवेनिंग डीपर टिश्यू आर क्लीनली एंड एवनली डिवाइडेड, वहाँ पर मैंने बताया था कि डीपर टिश्यूज एवनली अनएवनली डिवाइडेड होते हैं। डायमेंशन की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि लेंथ इज ग्रेटर देन डेप्थ, ठीक है। विड्थ ऑफ वुंड इज ग्रेटर देन द एज ऑफ द वेपन, जो विड्थ होती है वो ग्रेटर होती है क्योंकि टिश्यू बाद में भी फैल जाते हैं, तो विड्थ जो है वो ज़्यादा होती है वेपन से। टेलिंग की बात करते हैं तो स्टार्टिंग ऑफ द इंसाइज्ड वाउंड इज डीपर एंड इट ग्रेजुअली बिकम शैलोअर एंड टेल ऑफ टुवर्ड्स द एंड। द टेलिंग ऑफ अ इंसाइज्ड वाउंड शोज द डायरेक्शन बाय विच द वेपन वॉज थ्रोन ऑफ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझते हो, इनसे ही देख लो। ये वाला जो इमेज है
मान लो कि इसने इस डायरेक्शन में कट किया, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो ये वाली जो साइड है वो ज़्यादा डीप होगी और ये वाली शैलो होगी, ठीक है। ये ऊपर से जहाँ से फर्स्ट इम्पैक्ट होगा वो ज़्यादा डीप होगी, उसके बाद से वो कम गहरा होता जाएगा, तो ये वाला डीप होगा, ये वाला शैलो होगा। तो अगर मुझे इस पर बताना है, मैंने ये देखा कि ये डीप साइड है, ये शैलो है, तो मैं बता सकती हूँ कि यहाँ से पहले फोर्स आया, फिर इस तरह इस डायरेक्शन में काटा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लीडिंग। इफ वेसल्स आर क्लीन कट ब्लीडली फ्रीली एंड प्रोफ्यूजली। अगर वेसल्स आर क्लीन कट, यानी वेसल्स काटी गई, मैंने बताया कि लेसरेशन में तो क्रश होती है, लेकिन इसमें कट होती है और कट की वजह से वो बहुत ज़्यादा ब्लीड करता है। रिवील्ड कट्स में बस इतना याद रखो कि द ब्लेड ऑफ द वेपन एंटर द बॉडी ऑब्लिकली। इसमें कैसे होता है, ऑब्लिक कट लगता है, बस इतना याद रखना। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये देखो 0 से 24 आवर्स में, यानी फर्स्ट डे क्या होगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, ब्लड क्लॉट फॉर्म्स होगा, एजेस आर रेड एंड सोलन हो जाएगा। 2 से 3 दिन में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, वुंड स्टार्ट स्टिकिंग टुगेदर, ठीक है, वो थोड़ा जुड़ना शुरू होगा, अर्ली हीलिंग बिगिंस। 3 से 5 दिन में ग्रेनुलेशन टिश्यू अपीयर्स, न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म। ये याद रखेंगे कि अब यहाँ पर न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म होना शुरू हो जाती है। 5 से 7 दिन में विंड बिकम स्ट्रॉन्गर, एजेस ज्वाइन वेल, स्कैप फॉल्स स्टार्ट्स टू फॉल। 7 से 14 दिन में स्कार स्टार्ट फॉर्मिंग, स्कार तो होगा ही, रेडनेस एंड स्वेलिंग डिक्रीज हो जाती है। 2 से 3 हफ्ते में स्कार बिकम फर्म एंड पेल, वुंड इज ऑलमोस्ट हील्ड। अब 1 से 3 महीने में स्कार मैच्योर्स, बिकम थिन, वाइट एंड लेस विजिबल। तो इस तरह से एज होता है इंसाइज्ड वुंड का, और इसमें स्कार की फॉर्मेशन होती है, ये चीज़ याद रखेंगे। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो इंडिकेट द नेचर ऑफ वेपन, कि ये कैसा पता चल जाएगा कि नाइफ था, मतलब ये एक शार्प ऑब्जेक्ट था। अब वो बाद की बात है कि वो नाइफ था, स्कैल्पल था, या जो भी था। इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द साइड ऑफ इम्पैक्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किस साइड ऑफ इम्पैक्ट बताएगा और डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी बताएगा, कि जहाँ से गहरा होगा मतलब वो शुरुआत का पॉइंट है, और जहाँ से शैलो होगा वो आखिरी पॉइंट है। द एज ऑफ इंजरी कैन बी डिटरमाइंड, बता दिया है। पोजिशन ऑफ वुंड मे इंडिकेट मोड ऑफ एक्शन, सुसाइडल है, एक्सीडेंटल है, या होमिसाइडल है, ठीक है, कि वो किस तरह का है, ये सब पता चल सकता है, ठीक है। सुसाइडल है तो मल्टीपल सुपर इम्पोज्ड पैरेलल ऑफ वेरिंग डेप्थ फाउंड ऑन अपोजिट साइड ऑफ द वर्किंग हैंड ऑफ द डिसीज। देखो जिस राइट हैंड से, वो राइट हैंड की नस तो नहीं काट सकता, तो वो लेफ्ट हैंड की ही काट पाएगा। तो मल्टीपल होंगे, मल्टीपल क्यों होंगे, क्योंकि वो हेजिटेशन वुंड्स होते हैं, क्योंकि एक बार में कोई नहीं काट सकता। अपने आप को मारना इतना आसान नहीं होता है, तो वो पहले हिचकिचाता है। दीज आर नोन एज हेजिटेशन वुंड्स, क्योंकि वो थोड़ा काट के देखता है कि कितना दर्द हो रहा है, मैं मर तो नहीं जाऊँगा। देखो जब कोई इंसान ऐसा सोचता होगा तो बड़ा ख्याल उसके मन में आता होगा कि क्या करूँ क्या ना करूँ, ठीक है। तो इसी वजह से उसमें मल्टीपल वुंड्स देखने को मिलते हैं, सुपर इम्पोज्ड मिलते हैं, पैरेलल ऑफ वेरिंग डेप्थ फाउंड ऑन अपोजिट साइड ऑफ द वर्किंग हैंड, द डिसीज शो हेजिटेशन और टेंटेटिव कट्स फाउंड इन सर्टेन इलेक्टिव साइड लाइक साइड फ्रंट ऑफ नेक, रिस्ट या थाइज या चेस्ट पर। एक्सीडेंटल की बात करते हैं तो कॉमनली सीन अराउंड द हैंड्स, होमिसाइडल में कॉज्ड विद मोटिव्स, और टू डिसफिगर और टू किल, या तो उसे उसके हाथ पैर तोड़ना है या फिर उसे जान से ही मारना है। तो कहाँ कहाँ मिल सकता है, फाउंड ऑन फेस, ये तो कहीं भी मिल सकता है। जब किसी ने सोच ही लिया कि मारना है और सामने वाला अपने डिफेंस में हाथ पैर चलाएगा, तो जहाँ भी उसके लगेगा वहाँ उसकी चोट लगेगी ही। Additionally, defense wound on the hand and arms आर फाउंड इफ विक्टिम वॉज कॉन्शियस। देखो अगर विक्टिम कॉन्शियस होता है तो सबसे पहले तो अपने हाथ ही वो चलाता है, पैर तो नहीं इतना चला पाता, क्योंकि जो प्रहार मोस्टली वो चेस्ट रीजन पर करेंगे या फेस पर करेंगे, तो वो अपने आप को बचाने के लिए, यानी ज़्यादा लॉस ना हो कम लॉस हो जाए, इसलिए वो हाथ आगे करते। तो कहाँ पर मार्क्स इंसाइज्ड मिलेंगे, हैंड्स पर और आर्म्स पर। होमिसाइडल वॉन्ड्स वेरी कंसिडरेबली इन डायरेक्शन, डेप्थ एंड लोकेशन। कहीं भी देखो होमिसाइडल में सामने वाला उसे मारने की जरूरत में लगा पड़ा है और जो दूसरा है वो बचने के, तो कहीं भी कुछ भी मार्क्स मिल सकते हैं। पोस्टमार्टम इंसाइज्ड वुंड्स में बी कॉज्ड बाय क्रिमिनल टू हाइड क्राइम और आइडेंटिटी। कभी कभी डेथ के बाद भी वुंड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। इंसाइज्ड वुंड्स और लेसरेटेड वुंड्स क्या होता है, अभी ये इसका डिफरेंस भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले शेप क्या होता है, इंसिज्ड में स्पिंडल होता है, इसमें इरेगुलर है।
मार्जिन रेगुलर, इसमें इरेगुलर है। एंगल शार्प एंड वेल डिफाइंड, इसमें ब्लर है और इल डिफाइंड, यानी इसमें इतना डिफाइंड नहीं है। वॉल्स कैसी होती हैं, स्मूथ है। शोइंग नो ब्रिजिंग, इसमें रेगुलर है। ब्लीड इसमें प्रोफ्यूज, इसमें कंपैरेटिवली देखो लेसरेशन में मैंने बताया था कि कम होता है। हेयर कट इन द लाइन, इसमें पुश्ड होता है। हेयर बल्ब कट, इसमें क्रश्ड होता है। एरिया नॉट ब्रूज्ड, इसमें ब्रूज नहीं होता, इसमें ब्रूज होता है क्योंकि वो ब्लेंड फोर्स है, इसी वजह से ब्रूज यहाँ पर होता है। तो समझ आ गया होगा, ये इंसाइज्ड वाउंड है। चॉप वाउंड्स हमारे सिलेबस में नहीं है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। स्टैब वुंड्स की बात करते हैं जो कि सिलेबस में है। चॉप वुंड्स नहीं है ना, मुझे तो याद है कि चॉप वुंड्स नहीं है, जहाँ तक मैंने भी नहीं पढ़ा था। चॉप वुंड्स नहीं, मैकेनिकल इंजरीज में चॉप वुंड्स नहीं है। हाँ, एक मिनट। चॉप वुंड्स देखो क्या क्या है यहाँ पर। एब्रेशन ठीक है, इसमें तो दे ही रखा है इन्होंने, बट सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चॉप वुंड्स नहीं है, एब्रेशन लेसरेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। चॉप वुंड्स तो नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैब वुंड्स की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चॉप वुंड्स नहीं है ना, स्टैब वुंड्स कहाँ गया। Stab wounds या फिर puncture wounds. A stab wound is an injury caused by a sharp pointed weapon when the sharp tip is thrust into the body. इसमें क्या होता है, एक तो होता है penetration wounds और एक होता है perforating wounds। देखो होता क्या है, इसे मैं समझा दूँ पहले कि ये होता क्या है। stab wounds, ये आपकी बॉडी है, मैं इस तरह से बना रही हूँ, ठीक है। ये आप खड़े हो इस तरह से, तो ये आपका, आप कैसे खड़े हो कि आपका फेस मेरी तरफ नहीं है, आपका फेस राइट या लेफ्ट है। तो किसी ने आपके मारा, आपकी बॉडी इतनी चौड़ी मैंने बना दी, ठीक है, बिल्कुल बारीक नहीं हो। तो आपको किसी ने मारा तो वो दो तरीके से मार सकता है। स्टैब वुंड्स क्या होता है कि या तो वो इसने मारा चेस्ट पर कि वो आपका जो वेपन था वो यहाँ तक गया है, ठीक है, और दूसरा हो सकता है कि वो पूरा आर पार हो गया है। तो स्टैब वुंड्स एक बारीक सा, जो कि आपके बहुत पतला, जो गहरा ज़्यादा जाता है, जिसकी चौड़ाई इतनी नहीं होती है, जो कि डीप लंबा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि पेनिट्रेटिंग का मतलब है कि सिर्फ पेनिट्रेट हुआ है, अंदर तक गया है, आर पार नहीं हुआ। तो पेनिट्रेटिंग वुंड्स में आर पार नहीं होता, बट परफोरेशन में आर पार हो जाएगा, जैसे कि मैंने ये वाला बनाया। तो पेनिट्रेटिंग वुंड्स व्हेन द वेपन आफ्टर पासिंग थ्रू द टिश्यूज ओपन इन टू सम पार्ट ऑफ द बॉडी, हैंस अ पेनिट्रेटिंग वुंड हैज़ गॉट एन एंट्री। इसमें एंट्री तो होगी बट एग्जिट नहीं होगा। परफोरेटिंग में व्हेन द वेपन पासेस थ्रू एंड थ्रू द बॉडी मेकिंग टू वुंड्स, एक तो एंट्रेंस का और एक एग्जिट का। समझ आ रहा है कि आपने चेस्ट से रॉड घुसाई और वो फिर कमर से निकल गई, कितना दुख वाला, मेरे से तो भूला नहीं जा रहा, ठीक है। तो लेकिन ऐसा होता है, वाकई वो बड़े निर्दयी लोग हैं कि जो ऐसा करते हैं। हम तो अमन और शांति की ही कामना करते हैं कि इतना भी क्या ही करना है, ठीक है, कि लोगों का मर्डर कर रहे हैं, इतना बेदर्दी से मार रहे हैं। अभी तो मेरे ही गांव में एक ऐसा केस हुआ है जहाँ पर हाथ भी तोड़े गए, पैर भी तोड़े गए, सर्वाइकल भी तोड़ी गई है, ठीक है। तो बहुत दिल दहला देने वाले ये केस होते हैं। पता नहीं लोगों में इतनी हिम्मत कैसे आती है, हमसे तो सोचकर भी बोला नहीं जाता, ठीक है। लोगों में इतनी हिम्मत है, बहुत ज़्यादा उनका दिल सख्त हो गया है, जिन्हें समझ नहीं आता कि सामने वाले को कितना दर्द हो रहा होगा। एक ज़िंदा आदमी, समझ तो ऐसा नहीं कि वो अनकॉन्शियस था, वो ज़िंदा, ठीक है। और हाथ भी तोड़े गए, पैर तोड़े गए, सर्वाइकल तक तोड़ दी गया। एंड वहाँ पर जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो उन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन भी दिया। डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ा है ना आपने, तो ये हालत है, इतनी बेरहमी है। खैर चलिए अब हम बात करते हैं causative weapons की। फ्लैट एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ एंड डैगर, sharp and round objects like needle, ice picks, elongated and blunt like scissors या फिर fence। सीजर से तो देखो आर पार नहीं होगा, तो ये कैसे कौन सा करेगा, पेनिट्रेटिंग वुंड्स कॉज करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था रोहे की लॉर्ड, वही एग्जाम्पल उनके साथ, उसी से उन्हें
इंजर्ड किया गया था, तो वही मेरे दिमाग में एकदम स्टक किया है, क्योंकि हाल फिलहाल की ही बात है। तो लोहे की रॉड आर पार हो सकती है, खैर वो तो आर पार नहीं उनके हुई थी, उनके तो पैर और हाथ ही तोड़े गए थे। तो ये आर पार जो हो सकते हैं वो क्या हो जाएगा, परफोरेशन और पेनिट्रेटिंग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेप वुंड्स क्या होता है कि मार्जिन क्लीन कट विद नो एब्रेशन और कॉन्ट्यूजन, इसमें कोई कॉन्ट्यूजन कोई एब्रेशन नहीं होता। हेल्थ मार्क मे बी प्रेजेंट इन फुल पेनिट्रेशन। हिल्ट का मतलब होता है कि जैसे कोई चाकू है, उसके पीछे अलग जो चाकू है वो तो एकदम प्लेन है, उसके पीछे का हैंडल होता है, तो उस हैंडल का मार्क ही हिल्ट मार्क है। लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ कम होती है जिसमें डेप्थ ज़्यादा होती है। मूवमेंट ऑफ वेपन में इंक्रीज इट्स लेंथ। विथ नोटेड बाय ब्रिंगिंग टुगेदर द कट एजेस। इलास्टिसिटी ऑफ स्किन प्रोड्यूस 1 से 2 mm का डिफरेंस। डेप्थ की बात करते हैं तो डेप्थ ज़्यादा होती है लेंथ से और ब्रेथ से। डज नॉट डिपेंड अपॉन ओनली द लेंथ ऑफ द ब्लेड पर थ्रस्टिंग फोर्स ऑल्सो इफ ओवर एब्डोमेन। ठीक है, ये सिर्फ लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, किस फोर्स से मारा जा रहा है उससे भी वो ज़्यादा हो सकता है। डायग्नोस्टिक फीचर्स हैविंग ऑल द फीचर्स ऑफ इंसिस्ड वुंड बट डेप्थ इज मोर। सारे ही फीचर कैसे होते हैं, जैसे इन्होंने बताया एब्रेशन ब्रूज नहीं है, जो कि इंसिजन में भी नहीं होते, तो सिर्फ फ़र्क है तो वो लेंथ का है और डेप्थ का है। उसमें लेंथ ज़्यादा होती है, डेप्थ कम होती है इंसिजन में, और स्टेप वुंड्स में डेप्थ ज़्यादा होती है और लेंथ कम होती है। अब ये वाले करेक्टरिस्टिक एंट्री वुंड के और एग्जिट के बहुत ज़्यादा, जनरली बिगर दैट द वुंड ऑफ एग्जिट। जो एंट्री है वो ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू वुंड। एग्जिट वाला पीस ऑफ क्लोथ फाइबर डायरेक्टेड टूवर्ड्स वुंड। जैसे आपने कपड़ा पहना है, तो जब कोई नाइफ से आपके ऊपर वार करता है तो आपके कपड़ों के या उसके कोई फाइबर्स अंदर की तरफ मिलते हैं वुंड में। मार्जिन्स आर क्लीन एंड क्लीन कट एंड इनवर्टेड, अंदर की तरफ होगा। ठीक है, आप समझो, एग्जांपल ले लो कि चेस्ट से लेकर आपके कमर से पास किया गया है, तो चेस्ट वाले रीजन में आपकी स्किन अंदर की तरफ होगी, राइट। मार्जिन्स आर क्लीन क्योंकि अंदर है। एब्रेशन ब्रूजिंग ये सब नहीं होगा, हो सकता है तो हिल्ट की वजह से हो सकता है। शेप ऑफ वुंड में करस्पॉन्ड टू शेप ऑफ वेपन। ठीक है, वुंड का शेप किस तरह से, उससे पता चल सकता है कि किस तरह का वेपन यूज़ किया गया है। जो एग्जिट वुंड है वो एक तो छोटा होगा एंट्री वाले से, और उसमें क्लॉथ फाइबर आउटवर्ड होंगे और उसकी स्किन भी आउटवर्ड होगी जो कमर से निकलेगा। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, स्टेप वुंड्स आर मोस्टली सुसाइडल होते हैं या फिर होमिसाइडल होते हैं। होमिसाइडल ही ज़्यादा होते हैं। एक्सीडेंटल वुंड्स रेयर होते हैं। ठीक है, पोजीशन, नंबर एंड डायरेक्शन ऑफ वुंड्स में इंडिकेट मोड ऑफ एक्शन के सुसाइडल था, एक्सीडेंटल था या होमिसाइडल था। द शेप ऑफ द वुंड में इंडिकेट द क्लास एंड टाइप ऑफ वेपन, वो बता सकता है। द डेप्थ ऑफ द वुंड विल इंडिकेट द फोर्स ऑफ पेनिट्रेशन, कि कितने फोर्स से मारा गया, उतनी जितना ज़्यादा फोर्स आप लगाओगे गहराई उतनी ही ज़्यादा होगी, तो ये डिपेंड करता है। डायरेक्शन एंड डायमेंशन ऑफ वुंड इंडिकेट द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द क्या बोलते हैं इसे, असॉल्ट जिस पर हो रहा है, ठीक है, एंड द विक्टिम। द एज ऑफ द इंजरी कैन बी डिटरमाइंड, वो किस तरह से, देखो स्टेप वुंड ऐसा होता है। इसकी एज तो यहाँ पर लिखी नहीं है। एज अगर आपसे पूछी जाती है तो आप इन सीजन वाला लिख सकते हो। डिफेंस वुंड की बात करते हैं कि तो वुंड्स आर, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि वुंड्स आर रिजल्ट इन ऑफ द इमीडिएट एंड इंस्टिंक्टिव रिएक्शन, यानी खुद को बचाने के लिए जो वो एक्शन का रिएक्शन होता है, तो वो डिफेंस वुंड है। या तो वो देखो, सबसे पहले वो किस तरह से अपने आप को बचाता है, वो पहले सेव हिम फ्रॉम द अटैकिंग वेपन से, या तो वो हाथ उठाएगा या फिर वेपन को पकड़ लेगा। ठीक है, अब उसने हाथ उठाया होगा तो ये लगा होगा, वेपन को पकड़ा होगा तो ये लगा होगा। एक्टिव क्या होता है, एक्टिव डिफेंस वुंड आर सस्टेन्ड व्हेन ऑफेंडिंग वेपन इज हेल्ड बाय द विक्टिम इन सेल्फ डिफेंस, जब वो पकड़ा जाता है। दीज आर यूजुअली इंसिस्ड सस्टेन ऑन द पाम। डिफेंस वुंड क्या होता है कि पैसिव, यानी ये क्या है कि जो बचाने के लिए वाइटल पार्ट्स को, जैसे दिल को बचाने के लिए वो अपना ये वाला पार्ट लेके आएगा, जो कि इस इमेज में दिखाया गया है। ये वाला दिल को बचाना है, चेस्ट को बचाना है तो ये वाला, और कभी उसने पकड़ लिया तो ये वाला पार्ट, यानी ये एक्टिव है, ये पैसिव वुंड्स है। फैब्रिकेटेड
fictitious wounds, the wound inflicted on the body by the person himself or by another person to misguide the investigators with some malefied intentions or ulterior motives, यानी परिस्थिति को बदलने के लिए, ठीक है। अब कोई इंसान क्या करता है कि मैं तो खुद ही घायल हूँ, मैं इसको कैसे मार सकता हूँ, वो वाली बात है। मोटिव टू ब्रिंग अ चार्ज अगेंस्ट अ पर्सन और टू इम्प्लीकेट एन इनोसेंट पर्सन इन अ फॉल्स केस, टू एक्यूज पुलिस ऑफ मेल ट्रीटमेंट ड्यूरिंग कस्टडी, ठीक है, कि पुलिस ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। पुलिस वॉचमैन गार्ड्स क्लेम एफिशिएंटली ड्यूरिंग कैचिंग एनकाउंटर्स विद क्रिमिनल, जब ये सब पकड़े जाते हैं तो ये काम करते हैं कि उन्होंने मुझे भी मारा था, देखो मेरे निशान। Murderer misguiding the investigators that killing was self-defense. By military man to escape service or for leave, ठीक है, कि छुट्टी चाहिए। By women to bring charges of sexual assault. By mental ill person or to fabricate feigned insanity, पता नहीं। Religious fanatics, पता नहीं। फॉर ब्लैकमेलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। वेपन क्या यूज़ होता है? शार्प एज लाइट कटिंग वेपन्स कॉमनली यूज्ड। ठीक है, कि अपने हाथ पैर काट लिए। फायर आर्म्स कौन ही यूज़ करेगा, बहुत कम होता है। केमिकल मार्किंग नॉट वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्लंट वेपन्स कम यूज़, क्योंकि भाई दर्द होता है इनसे, ठीक है, इससे तो पता नहीं जान ही चली जाए, तो केमिकल यूज़ कर लेते हैं, या फिर शार्प एजेस। साइट एक्सेसिबल होता है। एक तो नॉन वाइटल होगा कि कोई अपना दिल तो नहीं फाड़ देने का, ठीक है, पेट तो नहीं फाड़ने का। एक्सेसिबल हाथ पैर, ठीक है, छोटे छोटे चोट। टॉप ऑफ द हेड, फोर हेड, आउटर साइड ऑफ द लेफ्ट आर्म, ये सारे एक्सेसिबल पार्ट्स हैं, यहाँ पर मार सकता है, ठीक है। राइट हैंड पे तो नहीं मार सकता। फ्रंट ऑफ लेफ्ट फोर आर्म, फ्रंट ऑफ चेस्ट, एब्डोमेन, फ्रंट ऑफ आउटर पार्ट ऑफ थाइज। डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? केयरफुल हिस्ट्री टेकिंग एंड एग्जामिनेशन। इंजरीज का वुंड आर सुपरफिशियल होता है, मल्टीपल होता है, मेड हाफ हार्टेडली। सुपरफिशियल होंगे कि ज़्यादा मुझे चोट ना लगे, मल्टीपल होंगे काट काट के देखा गया, एक बार तो नहीं कट लग सकता ना। वुंड में भी इंसाइज्ड कॉन्ट्यूजन्स और स्टैब्स एंड बर्न्स हो सकते हैं। सीन कहाँ पर होगा? एक्सेसिबल एरिया, नॉन वाइटल होगा, जहाँ पर लेस फंक्शनिंग एरिया होगा। कॉज बाई लाइट कटिंग मटेरियल जैसे नाइफ, फ्रेजर और ग्लास पीस से। इफ़ क्लोथ्स आर इन्वॉल्व दे आर डैमेज, दे आर कट इन अ वे इनकम्पेटेबल विद द नंबर, लेंथ, डायरेक्शन ऑफ नेचर ऑफ वुंड्स। इस तरह के ये होते हैं धोखेधड़ी वाले। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फायर आर्म इंजरीज़। तो यहाँ पर हमारे मैकेनिकल इंजरीज़ ख़त्म हो गई हैं 2 वीडियोज़ में, ये पार्ट 2 में आएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।